स्वागत है दोस्तों। पूरे देश में मोदी सरकार के नाम का ढिंढोरा पीटे जा रहा है। कहीं इनके स्कैम पे स्कैम रिवील होते जा रहे हैं तो कहीं इनका प्रचार होते जा रहा है। कहीं का आम आदमी मोदी सरकार को ही भगवान मान रहा है तो कहीं का आम आदमी मोदी को ही शैतान, और माने भी क्यों ना। पेड़ों को काटने की आवाज से परेशान छत्तीसगढ़ में हाथियों ने गुस्से में घरों को तोड़ दिया। वो तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे, और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था कि सारे सड़कों पर पुलिस और अर्धसैनिक दस्ते लगा देना, स्मोक ग्रेनेड्स वगैरह वगैरह, और फिर इंटरनेट का काटना। मोदी जी, हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, हर दिन लोग मर रहे हैं। एल्विश यादव को खाने में पूरी, आलू बैंगन की सब्जी और हलवा दिया गया। दोस्तों, लद्दाख में 6 शेड्यूल और कोल माइनिंग को लेकर किए गए अनशन को 21 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में मीडिया पे खबरों का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये मुद्दा इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो जिस तरीके से उत्तराखंड में दीवारों का फट जाना, लैंडस्लाइड का होना और टनल का कोलैप्स हो जाना, ऐसे हादसे लद्दाख में भी देखने को मिलेंगे। और कोल माइनिंग की वजह से वहाँ का वातावरण और सरोवर पहले जैसा नहीं रहेगा। मित्रों, प्रधानमंत्री के पास लद्दाख में 6 शेड्यूल लागू करने की शक्ति है, जिसे करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स आ जाएंगी। 6 शेड्यूल के लागू हो जाने के बाद लद्दाख की जो रिलीजियस जनता है वे अपने कानून स्वयं बना सकेगी, जिससे कोई और वहां के रिसोर्सेज को बर्बाद ना कर पाए। लेकिन ऐसा होने के बाद मोदी सरकार के पास से लद्दाख की जमीनों और पहाड़ी क्षेत्रों का कंट्रोल चला जाएगा, जिससे वो इससे जुड़े हुए कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। बाकी आप समझदार हैं। बाकी दोस्तों, लद्दाख में किए जाने वाले 7 अप्रैल के पश्मीना मार्च को भी रद्द करना पड़ा, और इस मार्च का कारण ये था कि चीनी सेना ने जो इंडियन टेरिटरी अपने कब्जे में कर रखी है उसे बताना कि वो कितनी है। लेकिन सरकार ने क्या किया? सेक्शन 144 लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। उल्टा इस मार्च को रोकने के लिए सारे कदम उठाए ताकि ये बात मीडिया तक ना पहुंच सके। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगलों की कटाई होते जा रही है स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी से, जिसमें 2012 से लेकर अब तक 81,886 पेड़ कट चुके हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो 98,000 से ज्यादा पेड़ों का सर्वनाश हो जाएगा। अपोजिशन पार्टी का तो ये भी कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की दी गई इस रिपोर्ट को काफी कम करके बताया गया है। मगर दोस्तों, इस कटाई का जो मेन कारण है वो जंगलों के नीचे दबे हुए अरब टन कोयलों की माइनिंग, जो कि अडानी के अंडर चल रही है। मगर सरकार इसे रोकने के लिए अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। यहाँ इतना कुछ हो गया और इन्हें पड़ी किसकी है? क्रिएटर अवार्ड की। हो सकता है इसकी एक अपनी अलग वैल्यू हो, मगर इस टाइम पे, हाँ भाई, इसी टाइम पर, क्योंकि इलेक्शन जो आने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, इस क्रिएटर अवार्ड में जो भी क्रिएटर्स नॉमिनेट हुए थे वो ऑडियंस से मांग रहे हैं वोट, और वोट करने के लिए प्रोफाइल कौन सी शेयर हो रही है? सरकार की, जिसपे हो रही है सरकार की तारीफ, जिसे मिल रहे हैं व्यूज और फॉलोवर। और साथ ही जिन कंटेंट क्रिएटर को वहाँ क्रिएटर अवार्ड मिले, वहाँ मोदी मोदी माहौल की वजह से उनके मन में पड़ गई है छाप। और ऐसे में अगर कोई बीजेपी के द्वारा फ्रॉड या स्कैम का टॉपिक होता है तो वो बीजेपी की पार्टी का नाम डायरेक्ट मेंशन नहीं कर पाएंगे। तो देख रहे हो दोस्तों, एक तीर से दो निशान है, क्या स्ट्रेटेजी है। और इनका राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन समय से पहले ही करा देना, ताकि ये इन्हें चुनाव में जिताने का एक कारण बन सके। और आप इनका षड्यंत्र भी देख सकते हैं, सीएम को चुनाव से पहले ही गिरफ्तार करा दिया गया। ठीक, इलेक्शन से कुछ दिन पहले दिल्ली के सीएम पर लीकर स्कैम का आरोप लगा देना, उसके बाद लगातार सप्लीमेंट्री चार्ज देना, जिससे सीएम को कस्टडी में ज्यादा देर तक रोका जा सके। और आपके मेंबर का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से रूल्स चेंज कर रही है, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट की जगह राष्ट्रपति की नियुक्ति की जा रही है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। 2021 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की लिकर सेल के लिए नई पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि लिकर सेल को प्राइवेटाइज करना चाहिए और प्राइवेट शॉप को लाइसेंस दे देना चाहिए, और इसके बदले उनसे फीस चार्ज करनी चाहिए। इस लाइसेंस से प्राइवेट शॉप को फायदा ये होगा कि वे उस लिकर को फिक्स एमआरपी पर ना बेचकर अपने हिसाब से एमआरपी एडजस्ट कर सकेंगे और साथ ही डिस्काउंट भी दे सकेंगे। इस पॉलिसी की वजह से दारू, शराब, बियर, वाइन वगैरह की ब्लैक मार्केटिंग रुकती, पूरे स्टेट में ऑफिशियल लिकर शॉप होती, कंज्यूमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा होता और रेवेन्यू भी बढ़ता। लेकिन दोस्तों, राज्य सरकार को इस पॉलिसी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? देखिए दोस्तों, एक स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू का काफी बड़ा हिस्सा लिकर सेल से आता है, क्योंकि लिकर पे टैक्स के तौर पे वैट चार्ज होता है, जो कि पेट्रोल डीजल पर भी चार्ज होता है, और ये वैट चार्ज प्राइवेट शॉप पर ही लगता है दोस्तों। और प्राइवेट शॉप पे ये लगने वाला वैट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। वहीं अगर इन्हें गवर्नमेंट शॉप बेचेगी तो इस पे जीएसटी लगेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। और अगर इन दोनों के ऊपर लगने वाला टैक्स वैट से जीएसटी होता है तो इसके प्राइजेस तो सस्ते हो सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट काफी बड़ा रेवेन्यू लॉस कर देगी। हालांकि दारू शराब काफी खराब चीज है, जिसके काफी नुकसान भी है,
मगर कई स्टेट का 15 से 30% रेवेन्यू इनिशियल से आता है और इन्हीं टैक्स के पैसों से काफ़ी अच्छे काम भी किए जाते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली जैसे स्टेट इससे करोड़ों रुपए कमाते हैं। और अगर इसे बेचने पे बैन भी लगा दिया गया तो लोग इसे इलीगल तरीके से खरीदेंगे और बेचेंगे, जैसा बिहार में हुआ जिसमें पॉइजनस दारू भी बिकने लगी और काफ़ी लोगों की जानें भी गई। इससे रेवेन्यू तो लॉस हुआ ही, साथ ही साथ क्राइम भी बढ़ गया। और दोस्तों ये इलेक्टोरल बॉन्ड, इसकी तो बात ही निराली है। करप्शन का मसीहा और रूलिंग पार्टी का दीवाना। दोस्तों ये स्कीम 2017 में बीजेपी पार्टी द्वारा इंट्रोड्यूस कराई गई थी ताकि पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिल सके। पर दिक्कत ये थी कि सब कुछ सीक्रेट तरीके से किया जा रहा था, लोगों से छिपाया जा रहा था कि कौन सी कंपनियां किस पार्टी को कितना चंदा दे रही है। वहीं अपोजिशन पार्टी को अपने चंदे का तो पता था मगर दूसरी पार्टी का नहीं। वहीं बीजेपी को सारी जानकारी थी कि कौन सी कंपनियां किस पार्टी को कितना चंदा दे रही है और ये इन्फॉर्मेशन अपोजिशन पार्टी के लिए वेपन का काम कर रही थी। और इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली एक कूपन की तरह है जिसे कंपनियां बैंक से खरीदती है और पॉलिटिकल पार्टी को देती है और पॉलिटिकल पार्टी इस कूपन को बैंक में देकर पैसे विथड्रॉ कर लेती है। लेकिन दोस्तों क्यों भला कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहेगी? देगी दोस्तों, क्योंकि उसके बदले उन्हें कॉन्ट्रैक्ट जो मिल रहा है यही तो चंदे का फल है। अब आप सोच रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट देने में दिक्कत क्या है? दिक्कत है दोस्तों, किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले काफ़ी रिसर्च होती है। सभी कंपनियों के टेंडर मंगाए जाते हैं जिसमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होने वाला वर्क एक्सपीरियंस, मटेरियल और एक्सपेंडिचर वगैरह चेक होते हैं। इन सभी टेंडर्स में से जिस भी कंपनी का टेंडर इन कंडीशन पे खड़ा उतरता है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और अगर इस प्रोसेस को किए बिना कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है तो क्या ये सही है? Bridge could have some of them standing right at the bridge. Some of them are just. दोस्तों मीडिया, जिसे लोकतंत्र का फोर्थ पिलर कहा जाता है, जिसका काम होता है देश में हो रहे इंसिडेंट्स को सबके सामने लाना और जनता का सच्चाई से परिचय करवाना। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया क्या कर रही है? अरे वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। मैं तो करूंगी, सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। This is my 20th day of hunger fast on. लोकसभा जेल में बंद एल्विश यादव को पहले दिन पूरी रात नींद नहीं आई। जेल की पहली रात वो लगातार सोते जागते रहे और उन्होंने करवटें बदलते बदलते रात बिताई। लेकिन सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई नहीं रोका जा रहा है। ये वो टॉयलेट सीट का रिमोट, और इसको पॉज कीजिए यहाँ। थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा। यहाँ मीडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। मूवीज प्रमोशन, यूट्यूबर्स के जेल में जाने की बात, एल्विश यादव ने पहले दिन जेल में क्या खाना खाया, 24 घंटे रूलिंग पार्टी की तारीफ, सीधे सीधे ये कहना कि हाँ हम इनके साथ हैं। आप लोग आजकल मीडिया डिबेट्स को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इंडिया में मीडिया का स्टैंडर्ड क्या है, जहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर को पेशेंस वाला होना चाहिए। अरे वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। जहाँ एक रिपोर्टर को न्यूट्रलिटी से काम करना चाहिए ताकि वो दोनों पक्षों की बातचीत सुन के एक अच्छा मीडियोकर बन सके, वही इंडिया के कई रिपोर्टर्स एक पार्टी से बायस होने लग जाते हैं। अगर इंडिया की मीडिया और रिपोर्टर्स की न्यूट्रलिटी से काम नहीं करेगी तो देश की जनता पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप ये क्लिप देखिए। अरे आप तो डिफेंड करी चुकी, उनकी क्या जरूरत? नहीं, मैं तो करूंगी, सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। यहाँ पर एज अ न्यूज रिपोर्टर इन मैडम को अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये डिबेट सारी जनता देख रही है, जिससे उनके मन में एक पार्टी को लेकर अलग छवि बनेगी जो कि वन साइडेड होने लगेगा, जो कि एज अ न्यूज रिपोर्टर प्रोफेशनली गलत है। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह से। हाँ, क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। इन लोगों को देखकर यही लगता है कि इन लोगों की क्या गलती, जब मीडिया ही ट्रांसपेरेंसी से सारे फैक्ट्स को सबके सामने नहीं देखेगी और जोरों शोरों से एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को चलाया जाएगा तो यही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एडवर्टाइजमेंट चलाने में क्या गलती है, लेकिन दोस्तों इसकी भी एक लिमिट होती है। इसीलिए इलेक्शन डिपार्टमेंट ने ये लिमिट तय की है ताकि कोई भी पार्टी अपना इतना प्रचार ना कर सके कि जनता का ब्रेन वॉश हो जाए। दोस्तों तो आप सोच रहे होंगे कि अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। आप वोट कीजिए, आपका वोट बहुत कीमती है। साथ ही साथ अगर आपके घर में दादा दादी है या कोई बड़ी उम्र का इंसान जिसे लग रहा है कि उसका वोट कीमती नहीं है या फिर क्या हो जाएगा मेरे एक वोट करने से, तो उन्हें थोड़ा आलस आ रहा है, तो उन्हें फोर्स कीजिए कि वो वोट करे। और आप वोट ना डालने का तो सोचिएगा मत, क्योंकि अन्याय के खिलाफ ना बोलना अन्याय करने से भी बड़ा अन्याय है। और अगर आपने वोटर आईडी के लिए अभी तक अप्लाई नहीं करा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अवेयर रहिए, व्हाट्सएप के मैसेजेस पर भरोसा ना करिए। जय हिंद दोस्तों।